हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों अगर आज हम बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री, जो कि क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले क्लासेस में 11th 12th में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, बहुत सारी चीजें जो कि आपको आगे के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, तो उसमें पहला देखेंगे एटॉमिक नंबर बच्चों। ठीक है, एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर की अगर बात करें बच्चों, तो यहां पे दो डेफिनेशन होती है। पहला, फॉर न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के लिए अगर बात करें तो बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्या बच्चों? एटॉमिक नंबर। बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? एक्चुअल क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। क्लियर है क्या? जैसे अगर बात करें बच्चों सोडियम की, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर बात करें सोडियम की, तो सोडियम की बच्चों सिंबल क्या होता है? Na और एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, लेकिन अगर बात कर दिए यहाँ पे Na जो है प्लस की, किसकी? Na प्लस की, तो इसमें बच्चों क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 11 ही है, लेकिन अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए बच्चों, वो कितने हो गए? 10, एक कम हो गया। तो एटॉमिक नंबर कौन डिसाइड करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर कॉमन डेफिनेशन। ठीक है, तो ये याद रहेंगे एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एटॉमिक मास के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। फिर बात करते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे काम आएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? एटॉमिक मास की। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है? मास ऑफ एन एटम। क्या होता है? मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का मास। क्या? या इज द, और ऐसे लिखो सिंपल, द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बच्चों। ठीक है, याद रहेंगे, द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, जैसे अगर बात करें, चलो एग्जांपल सोडियम लिए थी, तो सोडियम ही ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। Na होता है सिंबल बच्चों, Z से दिखाते एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। एटॉमिक मास को किससे दिखाते हैं? कैपिटल A से। ठीक है, याद रहेगा। तो एटॉमिक नंबर हो गया 11। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन 11 है बच्चों। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो भी 11 है। इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 11 होते हैं। और मास की अगर बात करें बच्चों, एटॉमिक मास की, तो आपको बताते हैं
एटॉमिक मास इसका होता है 23, सही है। अब देखो आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए होता है, यानी एटॉमिक मास होता है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो प्रोटॉन कितने बच्चों, 11 प्लस न्यूट्रॉन बराबर 23, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 23 माइनस 11, जो कि आ जाएगा 12। क्लियर है क्या? तो आप देख रहे होगे कि एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या कितने है, 11 है, और न्यूट्रॉन की कितनी आ जाएगी, 12 बच्चों, ठीक है। तो ये हमने देख लिए। फिर आगे अगर बात करें, यहाँ पे कुछ एलिमेंट आपको जो काम आएंगे वो 20 तक हैं, ठीक है। 20 के अलावा काम नहीं आएंगे, 10th आपका निकल जाएगा, अच्छे खासे टॉप भी कर सकते हो, ठीक है। तो 20 तक एटॉमिक नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद और सारी चीजें आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला आपको फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन केमिस्ट्री जो है वो हाइड्रोजन होता है बच्चों, ठीक है। तो आपको बताते हैं, पहला क्या लिखेंगे यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, क्या, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे बच्चों क्या लिख रहे हैं, एलिमेंट, ठीक है। इसको एलिमेंट अभी बताएंगे एलिमेंट क्या होते हैं। तो एटॉमिक नंबर बच्चों 1 किसका होता है, हाइड्रोजन, ध्यान से देखना, सुनना, ठीक है, लिख लेना बाद में, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, BORON, ठीक है, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, समझ आ रहे क्या, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, फिर आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा नियॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, 1 2 फिर 3 फिर 4 बच्चों, फिर 5 फिर 6 7 8 फिर 9 फिर 10। फिर आता है सोडियम, ठीक है, सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा बच्चों एल्यूमिनियम, क्या, एल्यूमिनियम, इसका होता है 11, इसका होता है 12, इसका होता है 13। फिर इधर लिख देते हैं बच्चों, ठीक है, एटॉमिक नंबर और इधर एलिमेंट। क्लियर है क्या? 13 तक हो गए। फिर उसके बाद आता है बच्चों एटॉमिक नंबर लिखेंगे किसका, 14 का, 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्लियर है? 20 तक आपको आने चाहिए, ठीक है। तो इसकी बात करें तो ये होता है सिलिकॉन, क्या होता है बच्चों, सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है आर्गन, फिर आता है पोटेशियम, फिर आएगा कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है बच्चों। तो बात करें सिंबल की, तो इधर सिंबल भी लिख लेते हैं, ठीक है। इधर एक टेबल बना लेते हैं सिंबल का। तो सिंबल हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है बच्चों, बेरिलियम का Be। ध्यान देना, पहला सब अपर केस है, क्या है, अपर केस यानी कैपिटल लेटर है, दूसरा स्मॉल लेटर है, ठीक है। बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आएगा नियॉन बच्चों Ne, सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, इसलिए Na पड़ा, ठीक है। और मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, और बच्चों सिलिकॉन का इधर लिख लेते हैं सिंबल, ठीक है। सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar बच्चों, पोटेशियम का K, और कैल्शियम का Ca। क्लियर है क्या? इतना जल्दी से नोट डाउन करो। फिर आपको बताते हैं कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं इनके, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहे होंगे, बहुत ध्यान से देखना और बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है।
ये अगर आपको समझ में आ गए, आगे आपकी केमिस्ट्री आसान हो जाएगी, आपको बहुत आसान लगेगा और आप अच्छे से कर पाओगे चीजों को, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना। बाकी मैथ्स की क्लासेस जो हैं 10th क्लास की सभी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप जाके देख सकते हो इसी चैनल पे। और 9th के भी बहुत सारे चैप्टर हमने अपलोड कर दिए मैथ्स के, उसको भी आप जाके देख सकते हो। बाकी साइंस के भी अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है बच्चों। अब आपको बताते हैं ट्रिक कैसे निकालते हैं एटॉमिक मास को, ठीक है। तो ट्रिक कैसे याद रखोगे आप, ध्यान से देखना। जैसे अब मान लो यहां पे फॉर इवन नंबर, क्या बच्चों, फॉर इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, क्लियर है क्या। तो अब यहाँ पे इवन नंबर के लिए एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या लिखोगे, ये ट्रिक है बच्चों, क्या है, ट्वाइस ऑफ n कर दोगे, वेयर n इज एटॉमिक नंबर, क्लियर है क्या, एटॉमिक नंबर। और फॉर ऑड के लिए बच्चों, फॉर ऑड नंबर के लिए क्या करोगे, एटॉमिक मास क्या कर दोगे, ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 कर दोगे, क्लियर है क्या। बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है। अगर मान लो यहाँ पे जैसे अब मैं लिखूं सबका, जैसे इवन के लिए तो हीलियम हुआ बच्चों, हीलियम हो गया, बेरिलियम हो गया, अब सिंबल लिख रहे कार्बन हो गया, ठीक है। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाते हैं, किससे, जेड से दिखाते हैं, तो यहाँ पे 2 होता है। एटॉमिक मास क्या कर देने हैं, एटॉमिक मास को ए से दिखाते हैं, तो इसका 2 का डबल कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 2 बराबर 4 हो जाएगा, क्लियर है क्या। एटॉमिक मास कितना हो गया, 4 हो गया, क्लियर। अब ऐसे बेरिलियम का 4 होता है, तो 4 का डबल कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 4 इंटू 2 8। तो अभी ये गलत है, क्यों, अभी बताते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको एक्सेप्शन चीजें जो है कुछ उसको याद रखनी है। एक्सेप्शन ऐसे ही ऑड के लिए बताते हैं, जैसे हाइड्रोजन ही ले लेते हैं। हाइड्रोजन का बच्चों क्या होता है, 2 इंटू 1 प्लस 1 होना चाहिए था, कितना हो गया 3, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का अब यहाँ एक्सेप्शन में जाएगा, हाइड्रोजन हो गया, बेरिलियम, जो जो एक्सेप्शन है उधर पहले लिख देते हैं, उसके बाद सबके लिए कॉमन वही रूल लगेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो गया, बेरिलियम हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है बच्चों। इनके लिए एक्सेप्शन है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो एटॉमिक मास इसका 1.008 होता है, लेकिन लगभग ये 1 होता है, क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो इसलिए 1 ले लेते हैं, ठीक है। बेरिलियम की बात करें तो 4 का डबल 8 होना चाहिए, लेकिन कितना होता है बच्चों, 9 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का 2n प्लस 1 होना चाहिए था, देखो नाइट्रोजन का 2 इंटू 7 प्लस 1 यानी 2 7 जा 14 115 होना चाहिए था, लेकिन कितना होता है बच्चों, 14 होता है, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। क्लोरीन का 35.5 होता है और आर्गन का 40 होता है बच्चों, ठीक है। 18 होता है एटॉमिक नंबर, 18 2 जा 36। यहाँ क्या बताए, n क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर अगर ऑड हो तो 2n प्लस 1 लिखेंगे, इवन हो तो 12 लिखेंगे, लेकिन ये 1 2 3 4 5 ये एक्सेप्शन है। तो ये अगर आपने याद कर लिए तो आसानी से आप एटॉमिक मास निकाल सकते हो। अब किसी का भी निकालना हो जैसे आप दिखाते हैं आपको, मान लो कार्बन 6 होता है, तो 6 का डबल कर दो आप, इवन नंबर है, 6 2 जा 12 हो जाएगा, सही है। एटॉमिक मास यू से दिखाते हैं, किससे बच्चों दिखाते हैं, या ग्राम में भी लिख सकते हो, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एटॉमिक मास यू से दिखा दिए, यहाँ पे यू लिख लोगे, 4u 12u, या आप ग्राम में लिखना चाहो तभी ग्राम में लिखो, अभी बताएंगे एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, तब फिर कंपेयर करके बताएंगे, ठीक है। ऐसे फिर अगर मान लो आपको किसका लिखना हुआ, फास्फोरस का, अब फास्फोरस क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर वाला इधर लिखते हैं ना। फास्फोरस एटॉमिक नंबर होता है 15, तो 2 इंटू 15 प्लस 1 बच्चों कितना हो गया, 15 2 जा 30 प्लस 1 31 ग्राम, समझ में आया क्या, क्लियर है।
तो ये इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हो किसी का। मान लो कैल्शियम का निकालना होगा तो कैल्शियम का होता है बच्चों 20, और 20 इंटू 2 कर देंगे बराबर 40 ग्राम। क्लियर है क्या? तो बेसिकली इसको यू में दिखाते हैं, 40 यू आप लिखोगे, ठीक है। आप ग्राम में वो जब रेशियो लेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास लिखेंगे तो सब कट जाते हैं, तभी आपको बेसिक समझने हैं क्या होते हैं, तभी आप ग्राम में लेके चलना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी आप यू भी लिख सकते हो यहाँ पे 40 यू 12 यू, ठीक है। इसको नोट कर लिए। बाकी किसी का भी निकालना हो, जैसे क्लोरीन का अगर बात करें तो क्लोरीन का बच्चों होना कितना चाहिए था, देखो 17 टू जा 35, ये 17 टू जा 34 प्लस 1 35 होना चाहिए था, लेकिन होता कितना है 35.5 यू, ठीक है। ये बताए आपको, ये सभी क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। ये अलग से याद कर लो, बाकी सभी का आप फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। ये एटॉमिक मास निकालने का ट्रिक है, आप याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, बहुत आसान है ये, अगर आपको आ गए तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे बच्चे बात करते हैं कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको बता देंगे अभी, ताकि आपका कंफ्यूजन कोई रह न जाए, क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक बच्चों ना, समझ में आ रही क्या? चलो अब बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय एटम, कंफ्यूजन रह जाता है। तो एटम क्या होता है आप लिख लो, लिखो आप, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका बच्चों, ऑफ एन एलिमेंट। किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है? ऑफ एन एलिमेंट विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, नहीं, विच हैज नॉट इंडिपेंडेंट, ध्यान से सुनना, विच हैज नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता बच्चों, ठीक है। लेकिन कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हीलियम हो गया, ठीक है बच्चों, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, सही है क्या, पोटेशियम हो गया। तो ये कैसे हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, याद रखना। मोनो एटॉमिक का मतलब बच्चों इनका, ये कुछ ऐसे एटम है जिनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है एटम के फॉर्म में, ठीक है। अब बात आती है मॉलिक्यूल की, किसकी बच्चों? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है? इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अंतर क्या है? इट इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच हैज, यहां पे बच्चों क्या बताओगे, विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, याद रहेगा क्या? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो ऑक्सीजन तो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटसेट्रा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, एटम मॉलिक्यूल में समझ में आ गया डिफरेंस? बहुत आसान है। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है विच हैज नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जबकि मॉलिक्यूल क्या है? ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। अच्छा लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, बहुत चीजें आसान है, बस आप अगर ध्यान से देखते गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जैसे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि फिर अच्छा
एटम मॉलिक्यूल तो बता दिए सर ने, लेकिन एलिमेंट के बारे में बताया ही नहीं। तो एलिमेंट के बारे में भी आपको लिख देते हैं, बता देते हैं, ताकि उसका भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है बच्चों, ये अगर आपने ध्यान से नोट बना लिए, देख लिए, तो आपको केमिस्ट्री आसान लगेगी। ठीक है, कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही क्या? तो अगर बात करें आपको एलिमेंट क्या है, एलिमेंट बेसिकली बच्चों प्योर सब्सटेंस होता है। क्या होता है? लिख लो आप, एलिमेंट क्या होता है? अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी, लिखो, अ प्योर सब्सटेंस, a pure substance that cannot be broken. क्या बोले? A pure substance that cannot be broken down into simpler substance. क्या बच्चों? simpler substance. क्या लिखे हमने? अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय मींस या बाय एनी केमिकल, बोलो, बाय एनी केमिकल मींस ना, केमिकल मींस मतलब क्या समझे? इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। क्या बोलोगे? इट इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। क्लियर है क्या? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर मतलब बच्चों बिना एलिमेंट के किसी भी मैटर का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखो एक घर को बनाने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा उसमें? सैंड। कुछ लोग बोलेंगे ईट, कुछ लोग बोलेंगे सरिया। ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसमें क्या है? सैंड, जो सीमेंट का एक छोटा सा टुकड़ा होता है वो होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप भी अपने फैमिली का निर्माण कर सकते हो एक छोटा से होके। ठीक है, जो कि पूरा एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। तो ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आया क्या? और आप बता सकते हो इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ एटम। क्या? इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ एटम। सही है क्या? मतलब एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट में कोई दूसरा एटम नहीं होता, याद रखना। तो इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट। इसको नोट डाउन करो, फिर आपको और सारी चीजें बताते हैं जो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात क्या? अब एलिमेंट टोटल अगर बताएं, पीरियोडिक टेबल में इसको रिप्रेजेंट किए जाते हैं बच्चों। ये टोटल 118 एलिमेंट है। कितने? टोटल 118 एलिमेंट है। इसके बारे में आप जब चैप्टर कराएंगे केमिस्ट्री का 9th क्लास का, तो उसमें आप देख सकते हो कितने मैन मेड है, कितने नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है। ठीक है, तो सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी एटम को बताने के लिए, तो उसके एक रूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं 2n² रूल। ठीक है, इससे क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। क्या की जाती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या की जाती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखना 2n² है वह, यहां पे बच्चों 2n² में n क्या है? n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या है बच्चों? नंबर ऑफ ऑर्बिट। मतलब क्या हुआ बताते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बताएं तो शेल होते हैं, k सेल, L M N सेल, ये सभी सेल बोले जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? सेल्स हैं। ठीक है,
अब के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, तो एन बच्चों क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब अगर n इज इक्वल टू 1 ले लिए तो फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, तो 2 n की जगह पे 1 रखो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 इंटू 2 2, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 2 हो सकते हैं मैक्सिमम, याद रखना, ठीक है। n इज इक्वल टू अगर 2 ले लिए बच्चों तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएंगे। n इज इक्वल टू 3 अगर ले लिए तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे बच्चों, 3 3 जा 9 2 जा 18, सही है। आपको इतने की ही जरूरत पड़ने वाली, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, जैसे मान लो अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं एटम के, जैसे हाइड्रोजन का अगर मुझे बनाना हुआ तो क्या करेंगे बच्चों, हर एक, जैसे हमारे बॉडी में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ द बॉडी क्या है हमारा, नाभि होता है, क्या होता है, नाभि। ऐसे एटम का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये न्यूक्लियस के सराउंड में हमने क्या बनाए, एटम बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हाइड्रोजन का बात करें तो Z इज इक्वल टू 1 होता है, यानी एटॉमिक नंबर 1 होता है। जैसा हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो जो एटॉमिक नंबर है फॉर न्यूट्रल एटम, आपको बताया अभी शुरुआत में, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन 1 है बच्चों, तो एक ही दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप हीलियम का करोगे तो Z इज इक्वल टू 2 हो गया, तो यहाँ पे बच्चों बनाएंगे, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, सही है क्या। अब ध्यान से देखो, पहले ऑर्बिट में 2 ही भरे गए, मतलब ये डबलेट बनाता है, क्या बनाता है बच्चों, डबलेट, DOUBLET, डबलेट। ये क्या है, स्टेबल ऑर्बिट होती है, समझ में आई कि नहीं। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो स्टेबिलिटी को बताते हैं, यानी स्टेबल ऑर्बिट है। ऐसी अगर लिथियम का बनाना हुआ तो Z इज इक्वल टू 3 हो गया बच्चों, तो आप क्या करोगे, ऐसे बना लोगे, ये न्यूक्लियस हो गया, पहले में तो 2 ही भरे जाएंगे, अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, समझ में आया क्या। ऐसी आप कार्बन का मान लो बनाना हुआ तो Z इज इक्वल टू 6 होता है, सही क्या। तो आप क्या करोगे, ये पहले न्यूक्लियस बना लिए, फिर एक ऑर्बिट, फिर दूसरी ऑर्बिट, समझ में आया क्या। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले वाले ऑर्बिट में, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बच गए बच्चों, 4 बच गए, तो दूसरे ऑर्बिट में चले जाएंगे, क्लियर है क्या। अब ऐसी मान लो आप सोडियम ले लिए, सोडियम का कितना होता है बच्चों, 11 होता है। तो ध्यान से देखो, तो 1 बनाए, फिर 2 बनाए, अभी बताते हैं, फिर ऐसे 3 बना लिए। ये क्या बच्चों, न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, अभी बताएंगे। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऑर्बिट में कितने भरे जाएंगे बच्चों, 8 भरे जाएंगे मैक्सिमम ना, अभी बताए थे दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 भरे जा सकते हैं, ठीक है। तो 8 भर देंगे, 2 4, ये 6 हो गए बच्चों, फिर ये 8 8 2 10 हो गए। लास्ट ऑर्बिट में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अच्छा ये 8 भरेंगे, उसके बाद 8 to 10, अब ये भी क्या होता है बच्चों, ऑक्टेट बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टेबल ऑर्बिट जो होते हैं, स्टेबल ऑर्बिट, ठीक है। स्टेबल ऑर्बिट क्या क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। पहला तो डबलेट होते हैं, डबलेट मतलब जिसमें 2 भरे जाते हैं, ठीक है। अब डबलेट कौन बनाते हैं, जो भी हीलियम के आसपास एलिमेंट होंगे वो डबलेट बनाएंगे, और बाकी सभी ऑक्टेट बनाएंगे, याद रखना, ठीक है। अगला होता है ऑक्टेट। तो इसीलिए जनरली क्या बोला जाता है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर एक दुनिया का हर एक बॉडी, हर एक इंसान या हर एक प्राणी क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। उसी तरीके से एलिमेंट भी स्टेबिलिटी को पाना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी कहाँ से पाएंगे, तो नियॉन जो है, क्या है बच्चों, नियॉन की अगर बात करें, ध्यान से देखो, 10 होता है, कितना होता है, 10 होता है। तो पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में 8। तो ध्यान से देखो, ये 8 हो गए, यानी मैक्सिमम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है 8 है, मतलब वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। मैक्सिमम अगर 8 इलेक्ट्रॉन है किसी लास्ट ऑर्बिट में, तो वो स्टेबल ऑर्बिट मानी जाती है, ठीक है। तो क्या बता रहे थे अभी, दुनिया का हर एक इंसान क्या चाहता है, स्टेबल होना, ठीक है। उसी तरीके से इसको बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पे किसके किसके होते हैं,
अभी आप इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो, ऑर्बिट बढ़ाते जाना, ठीक है। समझ में आ रही क्या? पहला जैसे ये के सेल हो गया, दूसरा एल सेल हो जाएगा, ऐसे तीसरा आएगा एम सेल हो जाएगा, फिर एन सेल हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको आगे पढ़ने हैं, अभी के लिए बस इतना ही समझना जितना बता रहे, ठीक है। आ रही बात क्या समझ में? बहुत आसान है, ध्यान से बस देखते जाना। ये सभी आप 20 तक बना के कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, ठीक है, कि कितने कितने ऑर्बिट लगे, ठीक है। कैल्शियम तक आपको बताने हैं 20 तक, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कोई भी हमने एटम लिए बच्चों, ठीक है। चलो कोई भी एटम लिए, अब जैसे मान लो हम ले लेते हैं पोटेशियम का, किसका? पोटेशियम का। Z इक्वल टू 19 होता है, तो पहले में 2 भरे जाएंगे, फिर 8, फिर 8, 8 8 16 प्लस 2 18 1 19। सही है बच्चों? ध्यान से देखना, 4 ऑर्बिट बनाने पड़ेंगे, तभी ये कितने बने? 2, 3 हो गए बच्चों, ठीक है, और ये 4 हो गए। तो पहले में 2 भरे जाएंगे, ध्यान से सुनना, दूसरे में 8 भरे जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8, फिर अगले में भी 8 ही बनाते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट होती है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत बड़ी हो जाएगी तो स्टेबल नहीं होगा, तो आपके लिए बस यही फॉलो करना है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गए। देखो 8 8 16, 16 टू 18, लास्ट ऑर्बिट में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यही से कहानी शुरू होती है कंपाउंड बनाने की, ठीक है। कंपाउंड बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं, चलो अच्छा बता देते हैं पहले यही। इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बोलो, द स्मॉलेस्ट। अभी तक क्या था कि अभी हमने बताया एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन आगे चल के ये डाल्टन ने बताए थे। आगे चल के जब बोहर्स मॉडल पढ़ते हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि ये बेसिक क्लास है, इसलिए पूरा डिटेल बताना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम which revolves, बोलो, which revolves around the nucleus। कहाँ बच्चों? न्यूक्लियस कहाँ पे? इन एन ऑर्बिट, ठीक है। किसी ऑर्बिट में, क्या बोल रहे हैं, किसी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के सराउंड में आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो घूम रहे हैं या ऑर्बिट में जो घूम रहे हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अभी बताएंगे आउटर मोस्ट क्यों बोले। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों प्रोटॉन की बात करें। प्रोटॉन भी जानते रहो क्या होते हैं। प्रोटॉन क्या बच्चों? ये भी होता है स्मॉलेस्ट ही होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बोलो, या पार्ट ऑफ एन एटम भी बोल सकते हो, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच reside inside the nucleus, ठीक है। ये कहाँ रहते हैं बच्चों? न्यूक्लियस में। स्मॉलेस्ट, अब इसको क्या बोल सकते हो? पॉजिटिवली चार्ज, क्या बोल सकते हो? या पॉजिटिवली पार्टिकल, क्या? पॉजिटिवली पार्टिकल जाने से ये पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? स्मॉलेस्ट नेगेटिव पार्टिकल होता है, ठीक है। पॉजिटिवली पार्टिकल्स व्हिच रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन बच्चों, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसके लिए भी आप लिख लो, नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, ठीक है।
इसको कैसे दिखाते हैं, ई के ऊपर माइनस लगा देते हैं। और अभी इसको बोले पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इसको कैसे दिखाते हैं, पी से दिखा दो, आर, ई प्लस से भी दिखाया जाता है कहीं कहीं, ठीक है। अब न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इसको एन से दिखाते हैं, तो क्या लिखोगे बच्चों, इट इज न्यूट्रल पार्टिकल। क्या लिखोगे, इट इज न्यूट्रल पार्टिकल which reside inside न्यूक्लियस। कहां पे बच्चों, इनसाइड न्यूक्लियस। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूक्लियस में रहता है। बात करें आगे, अभी आपको थोड़ा सा बताएंगे, इसको आप नोट डाउन कर लो या इधर लिख लो। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्या 10th में पढ़ोगे फिजिक्स में ना, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। कूलम क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होती है। और अगर हमने चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो बच्चों यहाँ पे प्लस लिख देते हैं बस, 1.6 मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, लेकिन चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का माइनस में लिखते हैं, इसका प्लस में लिखते हैं, बाकी सेम वैल्यू, ठीक है। न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल पार्टिकल है तो जीरो होता है, क्या होता है, जीरो। इसको नोट डाउन करो, फिर और चीजें बताते हैं आपको, ठीक है, जहां पे हमें चलना है अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, अच्छे से देखते जाओ। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, कारण क्या है, बेसिक है, ठीक है, जो आपको 10th में भी काम आएंगे, 9th में तो आएंगे ही आएंगे, और बाकी 11th 12th में भी आएंगे, ठीक है। कई बच्चों की यही बेसिक चीजें नहीं पता होती, 11th में जाके फिर भटकते रहते रास्ता, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। जिस भी बच्चे को केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही हो, उस बच्चे को ये वीडियो भेज देना, उसको केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा हर डिटेल जितना हो सकता है सभी बता दे रहे, जितना आपके काम का है। तो अब बात आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होते हैं, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहे बच्चों, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है क्या, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बात करें बच्चों, एक टर्म आता है वैलेंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे स्टार लगा लेना, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मतलब किसी एलिमेंट के एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब क्षमता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, इट्स वैलेंसी। अब यही पूरा रोल प्ले करता है बच्चों कंपाउंड बनाने में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये न्यूक्लियस हो गया बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया बनाते हैं। अगर गलती से बन गया होगा, गोला नहीं बन रहा होगा तो ध्यान देना, ठीक है, कोई बात नहीं, इधर आओ, मेन समझना है ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में कौन होते हैं, दो भाई रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन अभी हमने बताया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी
चार्ज पार्टिकल आप नहीं बोलोगे, ठीक है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब समझना ध्यान से, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि चार्ज टू ही टाइप के होते हैं, कितने, टू टाइप के, या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे, सही ना। और यहाँ पे पॉजिटिव यानी प्रोटॉन हो गया, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो तो रिपल्सन होता है बच्चों, क्या होता है, फोर्स में जो फोर्स लगते हैं दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगते हैं, प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। चलो इसके बारे में हम डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ते हैं या 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। पहला चैप्टर है 12th का फिजिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है बच्चों, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। अगर कोई चार्ज पूछे साफ साफ मुंह पे बोल देना जीरो होता है, कितना, जीरो। तो वैलेंसी क्या है, अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे। जैसे हमने मान लो सोडियम ले लिए, कितना, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो पहले में 2 भरे गए बच्चों, दूसरे में 8 भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला बच्चों एक और बच गया, तो इसमें 1 भर देंगे, ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोले, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये भी 1 है। वैलेंसी बच्चों क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, कंबाइनिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जिसको देने या लेने से स्टेबल ऑर्बिट को अचीव कर ले, समझ में आया क्या। जैसे अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये कहां पहुंच जाएगा, ऑक्टेट के पास, कहां पे, ऑक्टेट के पास, यानी स्टेबल ऑर्बिट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल ऑर्बिट कहलाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन दे के खुश हो जाएगा, समझ में आया क्या। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यानी कितना दे सकता है, 1। बाकी बच्चों अगर आप सोच रहे हो कि 7 ले भी सकता है, आप सोचो एक इलेक्ट्रॉन देने में एनर्जी ज्यादा लगेगी या 7 इलेक्ट्रॉन लेने में, तो आपका आंसर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन देने में कम लगेगी, सिंपल। तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, समझ में आई क्या। इसी तरीके से सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं, कुछ लोग दे के कुछ लोग लेके, समझ में आया कि नहीं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और स्टेबल ऑर्बिट अचीव कर लेगा, जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो यहाँ स्टेबल ऑर्बिट ऑक्टेट को अचीव कर लेगा और इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। मतलब सोडियम कैसा दिखेगा, एक इलेक्ट्रॉन देके Na+ बना देगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गए, सही है। तो ये सोडियम आयन हो गया, क्या हो गया, सोडियम आयन, जिसको बच्चों बोलते हैं केट आयन, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव है तो केट आयन, समझ में आया कि नहीं। तो ये स्टेबल ऑर्बिट होगी, कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 8 1 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब सोडियम आयन की देखेंगे इसकी, तो 2 8 हो जाएगी। अब देखो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब स्टेबल है, क्लियर है क्या। इसी तरीके से अगर बात करें क्लोरीन की बच्चों, ठीक है, तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बना लिया, देखो 2 8 8 1 होता है, कितना, नहीं 2 8 7 होगा, कितना होगा, 2 8 7, क्यों, पहले में 2 भरे गए, फिर दूसरे में 8, फिर 7, क्योंकि 17 होता है एटॉमिक नंबर। अब ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ले लेगा, अब ये 2 8 8 हो जाएंगे, क्लियर है क्या। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेके क्या कर लिया, स्टेबल ऑर्बिट को अचीव कर लिया। ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तब स्टेबल ऑर्बिट को अचीव किया, समझ में आएगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से ना, अगर क्लोरीन की बात करें तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, क्या है, 7 है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब ध्यान से सुनना, 7 इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा एनर्जी लगेगी या एक इलेक्ट्रॉन लेने में, तो आपका आंसर क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इस वजह से वो 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लेगा, समझ में आएगी नहीं। तो कंपाउंड ये कैसे बन जाते हैं, Na+ और Cl- का, इसको आप नोट डाउन करो, फिर बताते हैं आपको। बहुत आसान है, ध्यान से सुनना, समझना, नोट डाउन करना।
सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रह जाती है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना, फिर नोट डाउन करना, ठीक है। इन फ्यूचर अगर आपने पढ़ लिए तो कभी केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए ध्यान से नोट डाउन करते जाना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब Na ने क्या काम किया था, Na प्लस बनाया था एक इलेक्ट्रॉन देके, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन थे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, और एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ऐसे समझो। कैपेसिटी का मतलब औकात होता है, क्या होता है, औकात, हिंदी में बोलते हैं एक वर्ड होता है, तो इसका औकात एक इलेक्ट्रॉन देने का है, ठीक है। अब ऐसे क्लोरीन का क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेने का है, तो ये Cl माइनस बना लिया था, Na प्लस और प्लस Cl माइनस मिलके NaCl बना लेते हैं, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का बहुत बड़ा रोल है कंपाउंड के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, एक टेबल है आपके 9th क्लास में, जो कि किसका है, आयंस के टेबल है, मेटेलिक आयंस, नॉन मेटेलिक आयंस और पॉलीएटॉमिक आयंस के, वो बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कंपाउंड के फॉर्मेशन कैसे होते हैं। तो इसको आप देख लो, नोट डाउन कर लो, फिर आपको बताते हैं। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो, तो यहां पे लिखेंगे क्या, वैलेंसी 1 2 3 होती है, ठीक है। अच्छा, आपको बता दे, अब जैसे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि मेटल नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है, याद रखना, जिनकी भी वैलेंसी, क्या बोल रहे हैं, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल लो, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे हम मेटल और नॉन मेटल में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी ऐसे याद रखना कि व्हेन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर, कितना हो बच्चों, या तो 1 हो, 2 हो, या तो 3 हो, ध्यान से सुनना, क्या बोले, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 है तो जान जाना क्या होता है, वो मेटल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मेटल्स होते हैं, समझ में आई क्या। मेटल हमेशा क्या बनाते हैं बच्चों, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी, आयन क्या होता है, तो चार्ज्ड ऑन एन एटम कॉल्ड द आयन। जैसे ये एटम हो गया Na, इस पे चार्ज लगा दिए प्लस, तो ये क्या कहलाता है, आयन, ठीक है। अब ये कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन, जिसको बोलते हैं केट आयन, क्या बोलते हैं बच्चों, और अगर Cl के ऊपर लगा दिए तो नेगेटिव हो जाएगा, जिसको बोलेंगे एन आयन, ठीक है। ये क्या कहलाता है, केट आयन, और ये क्या कहलाता है, एन आयन, क्लियर है क्या। तो मेटल्स पॉजिटिव आयन, और सुनो ध्यान से, व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 5 6 7, ठीक है, क्या बोले, 5 6 7, तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों, नॉन मेटल, क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल, समझ में आई। नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कंपाउंड बनाते हैं, जबकि ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। बाकी एक बच गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके 4 होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, मेटेलाइट, क्या होते हैं, मेटेलॉइड ना, ये कार्बन फैमिली होते हैं, डिटेल में आप जानोगे, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 दे भी सकते हैं और 4 ले भी सकते हैं, ठीक है। तो ये मेटेलाइट कहलाते हैं। ये एक तरह से सेमीकंडक्टर, ये जो होते हैं सेमीकंडक्टर एलिमेंट होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आपको टेबल बनवाते हैं, फिर बताते हैं कंपाउंड कैसे बनते हैं। मेटल क्या होते हैं, मेटल
बेसिकली बच्चों अ मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल इलेक्ट्रॉन जो है लूज करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यानी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक में जो चीजें वो छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। मेटल नॉन मेटल चैप्टर में आएंगे तो वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, टेबल बनाने जा रहे हैं जिसकी वैलेंसी 1 2 3 मेटालिक है, नॉन मेटालिक और पॉलीएटॉमिक आयन की, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे वैलेंसी, क्या लिखेंगे बच्चों, वैलेंसी 1 के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, नेम ऑफ किसका नेम लिख रहे हैं, नेम ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, किसका, नेम ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है। तो पहले 1 वैलेंसी वाले मेटेलिक एलिमेंट जो है उसको लिखते हैं। जैसे पहला होता है सोडियम, क्या होता है बच्चों, सोडियम। दूसरा पोटेशियम, बोलो, सोडियम। दूसरा हो गया पोटेशियम। तीसरा हो गया सिल्वर, ध्यान से सुन लेना। अगला कॉपर, क्या होता है, कॉपर, ठीक है। तो ये जो है एक वैलेंसी वाले हैं, तो इनका सिंबल भी इधर लिख लेते हैं, सिंबल, ठीक है। सिंबल क्या होता है बच्चों, सोडियम के लिए बात करें तो Na होता है, क्या होता है सिंबल, Na। पोटेशियम का K होता है और सिल्वर का Ag होता है, कॉपर का Cu होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये सिंबल है। लेकिन हमें आयन वाले टेबल अगर देखने हैं तो इसका आयन देखेंगे, मेटालिक आयन बनाएंगे तो ये Na प्लस हो जाएगा, K प्लस हो जाएगा, Ag प्लस हो जाएगा बच्चों, और Cu प्लस हो जाएगा। अब Cu के ऊपर ये जो है बेसिकली कॉपर जो है 1 प्लस भी बनाता है, 2 प्लस भी बनाता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। इसके बारे में 11th क्लास में हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना समझना कि 2 वैलेंसी शो करता है, 1 प्लस का, 1 2 प्लस का, ठीक है। तो ये 1 वैलेंसी वाले मेटल हो गए, ठीक है। अब 2 वैलेंसी वाले कौन कौन से आएंगे, ध्यान से लाइन बना लेना। 2 वैलेंसी वाले कौन से आएंगे, कैल्शियम, अगला मैग्नीशियम, बोलो, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया बच्चों, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, अभी बोले थे आयरन हो गया, ठीक है। तो क्या क्या लिखिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, ठीक है। तो ये है 2 वैलेंसी वाले। कैल्शियम के लिए क्या लिखेंगे, सिंबल Ca होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, जिंक का Zn होता है, कॉपर का Cu होता है, आयरन का Fe होता है। ध्यान समझना। तो इसको क्या लिखेंगे, Ca2 प्लस, आयरन इसका, Mg का Mg2 प्लस लिखेंगे, जिंक का Zn2 प्लस लिखेंगे, कॉपर का Cu2 प्लस लिखेंगे। देखो कॉपर का एक 1 वैलेंसी वाला भी है और 2 वैलेंसी वाला भी, Fe का Fe2 प्लस लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या यहां तक। अब 3 वैलेंसी वाले कौन से हैं, चलो नीचे ही लिख देते हैं, 2 ही होते हैं बेसिकली ना। 3 वैलेंसी वाले कौन से, एक तो आयरन आप पढ़ोगे, आयरन, एक एल्यूमिनियम, क्या बच्चों, एल्यूमिनियम। तो आयरन के लिए Fe होता है सिंबल, एल्यूमिनियम का Al होता है, और इसका आयन देखेंगे तो क्या बनेगा, Fe3 प्लस, और एल्यूमिनियम भी 3 प्लस होता है, ठीक है। अब देखो आयरन 2 प्लस भी शो करता है, 3 प्लस भी शो करता है, तो ये मेटल वाले हैं सभी, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर नॉन मेटल का बताते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर या तो इधर ही लिख लेते हैं। देखो वैलेंसी 1 वाले में नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है, ठीक है बच्चों। नॉन मेटेलिक एलिमेंट में क्या क्या आएंगे, ध्यान से सुनना। जैसे पहले हो गया हाइड्रोजन, क्या हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन भी बनाता है, हाइड्राइड आयन भी बनाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हाइड्राइड हो गया, बोलो, हाइड्राइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया। देखो
क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है, क्या बोले? अब जैसे हाइड्रोजन हो गया तो सिंबल लिखेंगे, यहाँ पे बनाए बच्चों सिंबल, और यहाँ पे आयन इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बुक में डायरेक्ट वो सिंबल लिख दिया, सिंबल को ही आयन वाला बना दिया है, तो वो आपको समझाने के लिए बता रहे, सिंबल पहले बता दे फिर आयन वाले सिंबल अलग लिख रहे ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाइड्रोजन के लिए H लिखे, यहाँ हाइड्राइड होगा तो भी H होगा, क्लोराइड Cl, ब्रोमाइड Br, आयोडाइड ICr। अब इसका जो सिंबल आयन वाला है वो H प्लस होता है, H माइनस होता है, Cl माइनस होता है, Br माइनस होता है, I माइनस होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? हाइड्रोजन आयन प्लस बनाता है, हाइड्राइड माइनस, Cl माइनस, ब्रोमीन, ब्रोमाइड आयन, आयोडीन, आयोडाइड आयन। ठीक है, फिर दो वैलेंसी वाले बच्चों होते हैं, एक ऑक्साइड होता है, बोलो, और एक सल्फाइड होता है। क्या होता है? सल्फाइड। ऑक्साइड मतलब ये ऑक्सीजन से आया है, सल्फाइड मतलब सल्फर से आया है। तो इसकी सिंबल जो होती है आयनिक सिंबल O2 माइनस होता है, सल्फर का S2 माइनस होता है। क्लियर है क्या? और तीन वैलेंसी वाले में नॉन मेटल में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन आता है। क्या आता है? जिसको नाइट्रोजन से बनता है नाइट्राइट। क्या बनता है? नाइट्राइट। नाइट्राइट किसके लिए है? नाइट्रोजन के लिए। तो सिंबल जो है N3 माइनस हो जाता है। तो बेसिकली आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये सिंबल है। ये तो हमने बताए हैं कि एटम का सिंबल क्या है, किसका? एटम का सिंबल है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये सिंबल ऑफ आयन हो गए। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करो। फिर पॉलीएटॉमिक बताते हैं, फिर कंपाउंड बनाते हैं। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखते जाओगे सब समझ में आते जाएंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं उस पड़ाव पे जहां पे कंपाउंड बनाना सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको खुशी होगी, ध्यान से देखते जाना। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक हमने देख लिए। अब मेटेलिक जो होते हैं वो पॉजिटिव बनाते हैं, नॉन मेटेलिक जो होते हैं वो नेगेटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, ये सब नोट डाउन कर लेना, एक बार बढ़िया से समझ गए फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बचा है आपका पॉलीएटॉमिक। ठीक है, सिंबल आप याद रखना, सिंबल हमें आयन का चाहिए ना कि एलिमेंट का। एलिमेंट हमने लिख दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, लास्ट बचता है आपका पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, कौन सा बच्चों? पॉली एटॉमिक आयंस। अब देखो नाम से ही पता चल रहे हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस का मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होके आयन बनाए होंगे। ठीक है, और इसका सिंबल लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? पॉलीएटॉमिक आयंस में एक वैलेंसी वाला देखेंगे तो पहला होता है अमोनियम। क्या होता है? यहाँ पे लिख लेंगे वैलेंसी कितनी है बच्चों? वैलेंसी एक देख रहे हैं, तो पहला लिखेंगे अमोनियम। क्या लिखेंगे? अमोनियम। ठीक है, ध्यान से सुनना। अमोनियम क्या होता है? NH4 प्लस। ठीक है क्या? अमोनियम। दूसरा होता है बच्चों हाइड्रोक्साइड। क्या? हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH माइनस। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। अगला होता है नाइट्रेट। क्या? नाइट्राइट भी लिख सकते हो, ये नहीं है आपके बुक में लेकिन आपको बता दे रहे। ठीक है, नाइट्राइट होता है, एक नाइट्रेट होता है। नाइट्राइट क्या होता है? ये आपके बुक में नहीं है। NO2 माइनस होता है, नाइट्रेट NO3 माइनस होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना अच्छे से। ठीक है, नाइट्रेट नाइट्राइट दोनों होते हैं, और एक नाइट्राइट बता दिए N3 माइनस नॉन मेटालिक वाला। ठीक है, फिर आता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सा बच्चों? हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है बच्चों को, क्योंकि ये दो पार्ट में लिखा, हाइड्रोजन ऊपर लिखा, कार्बोनेट नीचे लिख दिया, बच्चे कंफ्यूज आते हैं हाइड्रोजन का है कि कार्बोनेट का है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस होता है। ठीक है,
ये एक वैलेंसी वाले, कौन से? एक वैलेंसी। दो वैलेंसी वाले कौन कौन से हैं? दो वैलेंसी वाले आएंगे कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट। ठीक है, ध्यान से देखो, पहला आता है कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फाइड और एक सल्फेट। कौन सा बच्चों? सल्फेट। कार्बोनेट की बात करें तो CO3 2 माइनस, सल्फाइड की बात करें तो SO3 2 माइनस होता है, क्या होता है? और सल्फेट की बात करें तो SO4 2 माइनस होता है। क्लियर है क्या? और एक आता है आपका तीन वैलेंसी में, एक आता है आयन जिसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन। क्या क्या आता है? फॉस्फेट। ठीक है बच्चों, फॉस्फेट होता है PO4 3 माइनस, याद रहेगा। तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे टेबल कंप्लीट। ये अगर आपने ध्यान से सुन लिए, समझ लिए अच्छे से, तो आपको कंपाउंड बनाना आ जाएगा। चलिए देखते हैं कंपाउंड बनाना कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो आपको H2O बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? H2O बनाना है। H2O क्या होता है? वाटर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना आपको। हाइड्रोजन लिखे, इधर सिंबल, ऑक्सीजन लिखे। आपको क्या लिखनी होती है यहाँ पे? वैलेंसी। क्या लिखनी होती है? वैलेंसी। ध्यान से सुनना, वैलेंसी हाइड्रोजन की कितनी होती है बच्चों? 1, ऑक्सीजन की 2 होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6। 6 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 2 ले लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी 2। इसको बोलते हैं बच्चों क्रिस क्रॉस मेथड। तो ये 2 इधर जाएगा, 1 इसके साथ जाएगा, तो देखो H2OL लिखे, O1 लिखेंगे। O1 का मतलब O ही होता है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में H2O लिख देते हैं। ऐसे आप किसी भी कंपाउंड की बात कर लो। जैसे मान लो हमने लिख लिए सोडियम क्लोराइड, क्या NaCl का बनाना है, तो Na लिखे, Cl लिखे। Na का बच्चों कितना होता है? 1 वैलेंसी होगी प्लस वाला, Cl का भी 1 माइनस होता है, तो इधर ऐसे क्रिस क्रॉस किए, देखो NaCl बन गया। ठीक है, ऐसे ही आपको मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना होगा, MgCl2, तो देखो कहां से बनता है? मैग्नीशियम लिखे, क्लोरीन लिखे, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2। कैसे आया? एटॉमिक नंबर 12 होता है, पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में 8, लास्ट ऑर्बिट में 2 आएंगे, 2 ही वैलेंसी हो जाएगी, क्योंकि अगर 1 2 3 है तो वही वैलेंसी हो जाती है। ठीक है, 1 2 3 4 है, वही वैलेंसी हो जाएगी। 4 से जब ज्यादा होगा, वैलेंसी निकालने का और तरीका होता है, 4 से ज्यादा होता है तो 8 में से माइनस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया, क्रिस क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पे बोलो बच्चों MgCl2 हो गया। क्या बन गया? MgCl2। इसको नोट डाउन करो, फिर और कुछ कंपाउंड बताते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गए तो आप बच्चों की तरह बना सकते हो। ठीक है, फिर आपको कंपाउंड कैसे बने हैं, कहां से आए हैं, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आई कि नहीं? कंफ्यूजन उसी बच्चों को होता है जिसको ये वैलेंसी टेबल नहीं पता होती। ठीक है, तो ये अगर जिसको आएंगे तो आसानी से कंपाउंड बनाएंगे और नंबर भी पाएंगे। ठीक है, और उनके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, चलो बच्चों, अब मान लो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड डिस्कस करते हैं। मान लो जैसे कैल्शियम सल्फेट CaSO4। क्या? तो देखो Ca की वैलेंसी कितनी है? 2। सल्फेट का अभी बोले थे SO4 होता है, SO4 के लिए भी 2 होता है। अभी पॉलीएटॉमिक आयन टेबल वाले बनाए थे, तो ये देखो ऐसे गया, ऐसे गया, कट गया, 2 1 जा 2 1 जा। ठीक है, क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट रेशियो देखो, इसमें क्या कोई कॉमन है? दोनों में 2 ही कॉमन है, कट कर दिए। तो आप देखो ये 1 इधर जाएगा, ये भी 1 इधर जाएगा, तो क्या हुआ? Ca1 लिखेंगे, SO4 भी 1 लिखेंगे। मतलब क्या हुआ बच्चों? ऐसे बनाना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? CaSO4। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे लिखा जाता है। ऐसे मान लो CaOH का ट्वाइस, ये कैसे बनता है? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम होता है, कॉमन नेम स्लैग्ड लाइम होता है, केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, चूना पानी जिसको हिंदी में बोलते हो।
तो कैल्शियम लिखे, यहाँ पे OH लिखे, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, देखो ऐसे गया, तो CaOH का ट्वाइस, सही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसी आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो, जैसे मान लो सोडियम सल्फेट बनाना होगा, देखो चलो हमने मान लो वर्ड के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है सोडियम सल्फेट, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम का आपको कुछ नहीं पता, सिंबल पता है, सिंबल लिखो, Na लिखे, सल्फेट का SO4 लिखे, इसकी वैलेंसी 1 लिखे, इसकी वैलेंसी 2 लिखे, क्रूस क्रॉस कर दो, खत्म। तो क्या बना, Na2SO4, ईमानदारी से यही बोल देना, यही होता है सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, समझ में आया क्या। ऐसे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट बनाना हो, देखो कैल्शियम लिखे, PO4 लिखे, अभी इसकी बताए थे, यही एक ऐसा पॉलीएटॉमिक आयन है जिसकी वैलेंसी 3 है, ठीक है, 3 है, इसकी 2 है, तो देखो क्या बनेगा कैल्शियम फॉस्फेट का, Ca3PO4 ट्वाइस, समझ में आया क्या। तो अच्छे खासे कंपाउंड आप बना सकते हो। फिर एक और आता है एटॉमिक मास यूनिट, के बारे में आपको बता देते, जो आपको आगे काम आएंगे, ठीक है, उसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बाकी डिटेल में जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे ये कहाँ से आया है। उसके पहले FMU बताएंगे, जिसको फ्रूट मास यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रूट मास यूनिट, ठीक है। ठीक है, इतने में हो जाएंगे। तो आप लिख लो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसी को बच्चों पहले के समय में 1 AMU ऐसे बोला जाता था, ठीक है। अब क्या है, इसको 1U बोला जाता है। ये क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, ये क्या होता है यूनिफाइड मास, क्या बोला जाता है आज के टाइम पे, यूनिफाइड मास। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली द, क्या बोलोगे, द मास ऑफ यूनिट, बोलो, द मास ऑफ यूनिट इक्वल टू, ध्यान से सुनना, इक्वल टू एग्जैक्टली, ये बताएंगे डिटेल में जब चैप्टर पढ़ाएंगे कि पहले ऑक्सीजन को एटॉमिक मास यूनिट एज ए ट्रीट किया जा रहा था, बाद में फिर कार्बन को लिया गया, क्यों लिया गया, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, डिटेल में वो सब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बेसिक बता रहे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो क्या बोलोगे, द मास ऑफ यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली, बोलो एग्जैक्टली 1/12 1 TWELFTH, 1/12, बोलो 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 each called, डायरेक्ट लिख लो, एटम छोड़ दो, each called 1 AMU, ठीक है क्या। चलो अब ये 1/12 को ऐसे भी लिख सकते हो, द मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12, 1/12 यानी 1/12, ऐसे भी लिखा जाता है, सही ना। किसी का भी एटॉमिक मास निकालना हो तो कार्बन से कंपेयर करते हैं बच्चों, और आसानी से एटॉमिक मास निकाला जा सकता है। बाकी आपको मॉलिक्यूलर मास अगर पूछा जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, जितने भी किसी मॉलिक्यूल में एटम है, चलो अच्छा उसको भी लिख लो, कंफ्यूजन रह जाती है, ठीक है। जैसे एटॉमिक मास आपको बताए वैसे मॉलिक्यूलर मास भी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, देखो बच्चों, तो अगर मॉलिक्यूलर मास आपसे कोई गलती से पूछ ले, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास, मान लो कोई मॉलिक्यूल हमने मान लिया, मान लो H2O है, क्या है, तो H2O एक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम है हाइड्रोजन के, एटम देखो, एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने बच्चों, 2 हैं, और एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं,
एटम ऑफ ऑक्सीजन 1 है। ठीक है बच्चों, तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास हमने बताया कितना होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 कर दोगे, प्लस एक ऑक्सीजन है तो 1 इंटू एक ऑक्सीजन का मास आपको निकालना, ट्रिक हमने बता चुके हैं। एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 2 जा 16 हो जाता है। ठीक है, ये देखो 2 1 जा 2, 16 1 जा 16 इज इक्वल टू 18 यू हो जाता है। क्लियर है क्या? ये मॉलिक्यूलर मास है। ऐसे किसी का भी आप निकाल सकते हो, जैसे चलो CaSO4 का निकाल लेते हैं, आपको बड़ी तसल्ली हो जाएगी। देखो कैल्शियम कितना है 1, 1 इंटू 40, क्यों? क्योंकि 20 एटॉमिक नंबर होता है, प्लस सल्फर कितना है 1 है, सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर, 16 2 जा 32 हो जाएगा बच्चों, प्लस ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 का 4 इंटू 16, तो ये सबको आप जोड़ दो, 40 प्लस 32 प्लस 64, 16 4 जा 64, ये कितने हो गए 4 2 6, 6 3 9 4 13, सही क्या? देखो इधर 4 2 6 हो गया बच्चों, 6 3 9 9 4 13, 136 यू हो जाएंगे। क्लियर है क्या? तो ये एटॉमिक, ये मॉलिक्यूलर मास है किसका? CaSO4 का। इसी तरीके से किसी का भी निकाला जा सकता है। तो मॉलिक्यूलर मास कुछ और नहीं होता है, मास ऑफ ऑल द एटम। क्या लिखोगे? द सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम इज कॉल्ड द इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। क्या लिखोगे? द सम ऑफ masses of all the atoms बोलो, all the atoms in a molecule। समझ में आई बात क्या? ये कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी। कंपाउंड क्या होते हैं? व्हेन 2 or more elements combine in a fixed ratio। मिक्सचर क्या होते हैं? व्हेन 2 or more than 2 elements combine in not a fixed ratio। अगर फिक्स्ड रेशियो नहीं है तो मिक्सचर कहलाते हैं, और फिक्स्ड रेशियो है तो कंपाउंड कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसी फॉर्मूला यूनिट मास होता है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब यही कैल्शियम सल्फेट ऐसे न देके आपको कैल्शियम सल्फेट वर्ड के फॉर्म में लिखा रहेगा, तो पहले फॉर्मूला में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद मास निकाल दोगे, यानी सम ऑफ मासेज ऑफ ऑल द एटम्स, वो हो जाएगा फॉर्मूला यूनिट मास। तो ये था बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे केमिस्ट्री का, जो कि 9th 10th आपको 11th 12th में भी काम आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देखना, नोट्स बनाना, प्रॉपर तरीके से समझना। ठीक है, समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बताना सही है, समझ में आया नहीं आया। ठीक है, ओके बच्चों, I hope that you have understood this video. If you have any query, you just put that in comment box. I will be happy to help you. Thank you so much for watching this video. Okay, bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।